हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडियोलॉजी। और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो देखो यहाँ पे इस चैप्टर में हम उन डिजीजेस से डील करेंगे जो कि आपको ह्यूमन में देखने के लिए मिलती है। कुछ डिजीज आप पहले सुन रखी होंगी, कुछ डिजीज आपको नहीं पढ़ने के लिए मिलेंगी इस चैप्टर में। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपकी क्लास 12th का चैप्टर है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे हम एक और वर्ड से डील करेंगे जिसका वर्ड है हेल्थ। ओके, तो ये हेल्थ क्या होती है, हम हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी चैप्टर बड़ा है तो इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका लेक्चर 1, ठीक है, तो ये लेक्चर 1 है जिसमें हम डील करेंगे आपकी इन्फेक्शियस डिजीज से। इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी हो गई आपकी, जैसे कि वायरल डिजीज जो कि वायरस कॉज करते हैं, ठीक। कुछ हो गई आपकी बैक्टीरियल डिजीज जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो इन सारी डिजीज से हम डील करेंगे आपके फर्स्ट सेशन में, ठीक। फिर जो आपका लेक्चर 2 है, इसमें हम कंप्लीटली डील करेंगे आपके उन पार्ट से जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, जैसे कि आपका कैंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। एक कैंसर डिजीज हम इसमें देखने के लिए पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कुछ ड्रग्स के बारे में इस वाले सेशन में, ठीक, सेकंड सेशन में। तो अभी ये फर्स्ट सेशन है, हम फर्स्ट सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा आपका चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड आता है आपके पास हेल्थ। तो आप किसको एक हेल्दी पर्सन कंसिडर कर सकते हैं? ये बचपन से हमने वर्ड सुना है हेल्थ या फिर हेल्दी। हम किसी पर्सन को कहते हैं ये हेल्दी है और किसी को बोलते हैं नहीं कि हेल्दी है। तो यहाँ पे हम किस पर्सन को एज अ हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं? एक ऐसा पर्सन जिसकी फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट और सोशल स्टेट तीनों ही बैलेंस में हो, तीनों ही बहुत अच्छी हो। अगर सपोज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ इस पर्सन का, ठीक, इसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, टू गुड। लेकिन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो डिप्रेशन में है। कैसा है? डिप्रेशन में है। तो क्या आप इसे कंसिडर करोगे कि ये हेल्दी है? नहीं, हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे एज ए हेल्दी पर्सन, बिकॉज इसकी मेंटल स्टेट बहुत डाउन है। ये मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है कि बहुत सारी मुश्किल को, अपने जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये डिप्रेशन में है। तो यहाँ पे उस पर्सन को हम कंप्लीटली हेल्दी कहेंगे, अच्छा वाला हेल्दी कहेंगे, जिसकी फिजिकल, मेंटल और सोशल स्टेट तीनों ही बैलेंस में हो। तो एक पर्सन जो कि डिप्रेशन में है, आपको बाहर से पता नहीं चल रहा कि वो पर्सन डिप्रेशन में है, ठीक, लेकिन अंदर उसके माइंड में उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है। तो ये चीज, उस पर्सन को हम कभी भी हेल्दी कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए हम हेल्दी वर्ड कंसिडर करते हैं। तीनों, दोनों के लिए ना ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी और आपका सोशली हेल्दी, तीनों ही कंडीशन में उसे हेल्दी होना पड़ेगा, तब जाके हम उसे हेल्दी कंसिडर करेंगे, चाहे आपकी फीमेल हो, ठीक है, चाहे आपका मेल हो। दोनों के लिए यही कंडीशन है। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो ऑब्वियसली उसकी जो लाइफ स्पैन है, उसकी जो लाइफ टाइम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? देखो यहाँ पे अगर वो हेल्दी है तो उसे बीमारी कम होंगी, ठीक, फिजिकली हेल्दी है, मेंटल हेल्दी है, तो अगर उसकी लाइफ स्पैन 60 ईयर्स का था तो अब वो बढ़ के 70 ईयर्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 10 ईयर्स का डिफरेंस आ गया, 10 ईयर्स वो और ज्यादा जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्थ मेंटेन है, इसकी वजह से वो 10 साल और ज्यादा जी पा रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, हेल्थ अच्छी करने की वजह से जो आपका IMR है और MMR, ये आपका इंक्रीज हो गया। IMR क्या होता है आपका? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब यहाँ पे जो आपके न्यू बॉर्न्स होते हैं ना, उनका मोर्टेलिटी रेट। देखो जो आपके न्यू बॉर्न थे ना वो ज्यादा जल्दी मर जाते थे पहले। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी वैक्सीनेशन नहीं दी जाती थी, उनका अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता था, जिसकी वजह से उनकी डेथ काफी ज्यादा होती थी। लेकिन यहाँ पे हेल्थ अच्छी होने की वजह से इसका जो रेट है वो डिक्रीज हो गया। अब कम डेथ देखने के लिए आपको मिलती है क्योंकि आपकी केयर बहुत अच्छी हो गई। MMR है आपका मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट। मेटर्नल मतलब जो आपकी न्यू, जिसने डिलीवर करा है बेबी, ओके, उसकी प्री वाली भी, लाइक डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद, दोनों ही कंडीशन में जो आपकी हेल्थ हो गई वो बहुत अच्छी हो गई, जिसकी वजह से जो आपका ये रेट था MMR का वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये भी आपको डिक्रीमेंट देखने के लिए मिला है इसमें मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट में। अब यहाँ पे चलो जैसे कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं आपकी हेल्थ को। तो इससे मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक अच्छी डाइट दी जाए, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करा जाए, रेगुलर एक्सरसाइज करी जाए, योगा करा जाए, वैक्सीनेशन करा जाए। वैक्सीनेशन मतलब देखो 5 इयर्स तक ना बच्चे के लिए वैक्सीनेशन होता है कि 5 साल तक उसे वैक्सीनेशन लगता है, इंजेक्शन लगता है। तो यहाँ पे
हर एक वैक्सीनेशन को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को लगवाया जाए ताकि वो हेल्दी रह पाए। तो वैक्सीनेशन ये मदर फादर का दोनों का पेरेंटल वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वैक्सीनेशन करवाना अपने बच्चे का ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए, राइट। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कंट्रोल्स ऑफ वेक्टर, कंट्रोल्स ऑफ वेक्टर्स किसे बोलते हैं हम, जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरी पर्सन में फैलाते हैं। तो इसमें आपका जो वेक्टर का मेन एग्जांपल है वो आपके मस्कीटोज हो गए। अब मस्कीटोज कौन सी बीमारी फैलाते हैं, आपकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, राइट। तो यहाँ पे मलेरिया जैसी डिजीज आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी अगर आप वेक्टर को कंट्रोल करते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि आप जितने भी आपके हर जगह आप अच्छी तरीके से पेस्ट कंट्रोल करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली पेस्ट कम हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी डिजीजेस। ओके, फिर आपको देखने के लिए मिलता है लाइक अगर आप प्रॉपर डिस्पोजल करो वेस्ट का, वेस्ट डिस्पोजल बहुत अच्छी तरीके से हो तो डिजीजेस कम हो जाएंगी। देखो वेस्ट डिस्पोजल का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइक रोल है, अगर वेस्ट डिस्पोजल नहीं होगा ना अच्छी तरीके से तो आपका जो बीमारियां है ना वो बहुत बहुत ज्यादा कई हद तक बढ़ सकती है। तो वेस्ट डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हाइजीनिक फूड और हाइजीनिक वाटर, अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो, गंदी जगह से खाना खा रहे हो, अनहाइजीनिक फूड आप ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ कभी मेंटेन नहीं रहेगी। तो आप अगर आप हाइजीनिक फूड लोगे, हाइजीनिक वाटर लोगे, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में। यहाँ पे अब जो सेकंड वर्ड है जिससे हम डील करने वाले हैं, इट इज डिजीज। अब यहाँ पे डिजीज क्या होता है, ये वर्ड डिजीज, क्या आप मुझे इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हो डिजीज की? नहीं, एग्जैक्टली आप नहीं दे पाओगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक डेफिनेशन प्रेजेंट है ही नहीं डिजीज की। यहाँ पे सिर्फ हम उस पर्सन को ये कह सकते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, राइट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि एग्जैक्टली डिजीज क्या होती है। तो जब भी कभी एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम हमारे इफेक्ट कर जाते हैं बॉडी में, आई सेड इफेक्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डैमेज हो जाते हैं या उनपे कुछ आपको एक्स्ट्रा असर देखने के लिए मिल रहा है, आई ओनली से दीज आर एडवर्सली अफेक्टेड। ओके, अफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो उसके साथ साथ आपको कुछ सिम्टम्स और साइंस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो उस कंडीशन में हम उस पर्सन को कंसिडर कर सकते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, राइट, सिर्फ इतना सा। अब यहाँ पे जो डिजीज कॉज कर रहा है, जो इफेक्टनेस कॉज कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन, राइट। अब ये पैथोजन आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ओके, जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, हेलिमेंट्स हो गए, तो बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिनकी स्टडी हम आज के सेशन में ही करेंगे, राइट। अब यहाँ पे डिजीज आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी इन्फेक्शियस, एक होती है आपकी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज वो जो कि आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपके उस इन्फेक्शियस के थ्रू, ठीक, क्योंकि इन्फेक्शन के थ्रू होनी है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाएगी, और वो जिससे ट्रांसमिट हो रही है उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कंसिडर करेंगे, पैथोजन, क्योंकि पैथोजन हम किसे बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन, और पैथोजन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करवाएगा डिजीज, और कौन सी डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल है आपके एड्स, टिटेनस और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे टाइफॉइड हो गया आपका निमोनिया हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो इन्फेक्शियस डिजीज में आपको बहुत सारी डिजीज देखने के लिए मिल जाती है। दूसरा होता है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि वो बहुत इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो पाती, क्योंकि पैथोजन यहाँ पे ट्रांसफर कर ही नहीं रहा है। यहाँ तो ये डेफिशिएंसी और हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से हो रही है। हेरिडिटी फैक्टर्स मतलब देखो, ये आपके ग्रैंडफादर थे, ठीक है, सपोज कर लो ये आपके ग्रैंडफादर है, इससे फादर में कोई डिजीज आई, ठीक है, किसमें, फादर में, और फिर फादर से उनके सन में कोई डिजीज आई, ओके, ये आपका सन है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये डिजीज आपका जैसे ग्रैंडफादर से फादर में आई, फिर फादर से आप में आई, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैंडफादर से आप में आए, अकॉर्डिंग टू लाइक फैमिली ट्री यहाँ पे चलेगा, ठीक है।
तो फैमिली ट्री आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि फैमिली में कभी थी इसलिए आपके अंदर आपको ये डिजीज देखने के लिए मिली। तो ये आपके हेरिडिटी फैक्टर है जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ट्रांसमिट हो रहे हैं आपके जनरेशन के थ्रू। तो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और ये हेरिडिटी फैक्टर्स के थ्रू आ रही है। ओके, यहाँ पे ये चीज आपको देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे ना आपका जो एक कॉमन एग्जाम्पल जो है इस इन्फेक्शियस डिजीज का वो है आपका कैंसर। तो कैंसर हाउएवर 15% आपका कैंसर आपको कैसा देखने के लिए मिलता है, इन्फेक्शियस। लेकिन यहाँ पे कैंसर को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मानते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का। नेक्स्ट आपकी हम डील करेंगे कुछ ऐसी कॉमन डिजीजेस से जो कि आपको ह्यूमंस में देखने के लिए मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज में आपकी नंबर 1 है बैक्टीरियल डिजीज। अब यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज में उसमें भी नंबर 1 विच इज आपकी टाइफॉइड। तो देखो ये जो आपकी डिजीज है टाइफॉइड, यहाँ पे आपको फीवर देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टाइफॉइड फीवर। और यहाँ पे बैक्टीरिया डिजीज करवा रहा है, मतलब यहाँ पे पैथोजन जो है आपका, पैथोजन वो कौन है आपका, बैक्टीरियम। ओके, या फिर आप बोल सकते हो वो है आपका बैक्टीरिया। तो जो डिजीज कॉज करवा रहा है वो आपका पैथोजन, वो कौन है आपका, बैक्टीरिया। अब यहाँ पे वर्ड देखो सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला का एस कैपिटल है और टाइफी का टी स्मॉल है। तो यहाँ पे एस कैपिटल और टाइफी का टी स्मॉल लेटर में। देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया कॉज करवा रहा है आपका टाइफॉइड, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। अब यहाँ पे टाइफी से आप टाइफॉइड बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। अब ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ना, इसका एस कैपिटल है और टी स्मॉल है, ये अच्छी तरीके से याद रखना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे इसे ऐसे ही लिखते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, तो हमेशा इसे ऐसे ही रिटन करा जाएगा सैल्मोनेला टाइफी। और यही बैक्टीरियम कॉज करता है टाइफॉइड फीवर ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये यूजुअली अफेक्ट करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अफेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और दूसरे वाले जो आपके अदर ऑर्गन्स भी है उन्हें भी अफेक्ट करेगा, पूरे ब्लड के थ्रू पूरे हर जगह घूमता रहेगा, ठीक है। ये आपके अंदर आता है ये वाला बैक्टीरियम थ्रू कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड मतलब जो आपने अनहाइजीनिक फूड कहीं बाहर का ऐसी खुला वाला खाना खा लिया, तो उसके थ्रू आपके अंदर ये टाइफॉइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे सिम्टम्स कैसे आपको पता चलेगा, कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं टाइफॉइड डिजीज में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हाई फीवर आपको देखने के लिए मिलेगा टाइफॉइड में, वीकनेस आपको दिखाई देगी, कॉन्स्टिपेशन आपको दिखाई देगा, ओके, हेडेक आपको दिखाई देगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब उस पर्सन को जिसे टाइफॉइड हुआ है उस पेशेंट को आपने देखने के लिए मिलेगा उसकी भूख खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, उसे लॉस ऑफ एपेटाइट हम उसे बोलते हैं, ओके। स्टमक पेन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ आपके सिम्टम्स हो गए जो कि साइंस है, जो कि बताते हैं कि इस पर्सन को क्या है आपका टाइफॉइड डिजीज। अब यहाँ पे कौन से टेस्ट हमें करना चाहिए अगर हमें कंफर्म करना है कि इस पर्सन को टाइफॉइड डिजीज है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आपका विडाल टेस्ट, ओके। सो ये विडाल टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है जिसके थ्रू हम यूजुअली टेस्ट करते हैं टाइफॉइड को। तो अगर कभी आपको कहीं दिखे कि यहाँ पे टाइफॉइड लाइक विडाल टेस्ट हो रहा है इस पर्सन का, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए कि जो डॉक्टर है वो टाइफॉइड चेक करना चाह रहा है, कहीं उसे टाइफॉइड तो नहीं, डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें टाइफॉइड एग्जैक्टली कैसे हुआ, तो एक आपकी टाइफॉइड मैरी थी, एग्जैक्टली इनका नाम टाइफॉइड मैरी नहीं था, इनका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन एक ऐसी कुक थी जो कि खाना बनाती थी और सबको खिलाती थी, और यहाँ पे मतलब उनका खुद का रेस्टोरेंट था, ठीक, तो खाना बनाती थी सबको खिलाती थी। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सालों तक वो अनहाइजीनिक फूड, वो कंटेमिनेटेड फूड सबको पका पका के खिलाया, और ये जो डिजीज है ना आपकी टाइफॉइड डिजीज कई सालों तक फैलाई। तो इसलिए इनका नाम मैरी मेलोन से लोगों ने रख दिया टाइफॉइड मैरी, क्योंकि ये टाइफॉइड इतना ज्यादा स्प्रेड कर रही थी हर किसी को, तो इसलिए इनका नाम हो गया टाइफॉइड मैरी। और ये काफी बाद में पता चला कि वो सबको टाइफॉइड करवा रही थी अपना कंटामिनेटेड फूड और वाटर खिला के, ठीक। सो यहाँ पे आपको इस डिजीज में देखने के लिए मिलता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और सेवरल केसेस में अगर बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में आपको देखने के लिए मिल रहा है इन्फेक्शन उस पर्सन में, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो इंटेस्टाइनल वाला पार्ट है ना, उसमें आपको बहुत जो लेयरिंग है वो अजीब सी देखने के लिए मिल जाएगी, उनकी लाइक पोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे उस लाइनिंग में, जो इंटेस्टाइनल की म्यूकस लाइनिंग होती है, ठीक, तो वो आपको खराब देखने के लिए मिलेगी। और सेवरल केसेस में क्या देखने के लिए मिलेगा, उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है टाइफॉइड से, अगर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो,
ठीक, यहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है वो आता कैसे आपके पास, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से। तो ये आपका फूड बॉर्न या फिर आप बोल सकते हो वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न मतलब जो वाटर की वजह से आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, या फिर इससे आप क्या बोल सकते हो, फूड बॉर्न डिजीज, जो कि कंटामिनेटेड फूड की वजह से आपको देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे सेकंड जो आपकी बैक्टीरियल डिजीज विच इज निमोनिया। अब यहाँ पे निमोनिया किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, निमोनिया आपका होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। किसके थ्रू, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, राइट। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर आप बोल सकते हो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंजी का आई और निमोनिया का पी दोनों ही कैसे हैं, स्मॉल लेटर्स, ठीक। तो साइंटिफिक कैसे नेम लिखेंगे, फर्स्ट जो आपका जीनस है उसका हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ओके, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में, पूरा नहीं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में, और जो स्पीशीज है उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो आपका पूरा ही स्मॉल लेटर्स में होंगे सारे वर्ड्स। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे निमोनिया जिस बैक्टीरिया से कॉज होता है, आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, राइट। तो कोई सा भी नाम आप मेंशन कर सकते हो, दोनों आप मेंशन कर दो तो भी बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में जो आपका पर्सन है, पेशेंट है, उसके जो लंग्स में आपकी एल्विलाई देखने के लिए मिलती है। एल्विलाई जो आपका बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, आपका फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, भर जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब जो आपकी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होनी है वो एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो अच्छी तरीके से ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी। यही डिसऑर्डर है आपका निमोनिया, ओके। सो दे इन्फेक्ट द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स वेयर द एल्वेलाई गेट filled with a fluid resulting in decrease of respiratory efficiency of the lungs। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिम्टम्स क्या क्या है इसकी, सिम्टम्स में आपको देखने के लिए मिलता है फीवर। तो जिस पर्सन को आपका निमोनिया होगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा फीवर, ठीक है। चिल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चिल्स क्या होते हैं, देखो चिल्स ऐसे होते हैं, एक पर्सन कोई बैठा हुआ है, ठीक है, उसे फीवर हुआ, अभी वो नॉर्मल था, थोड़ी देर बाद उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लग गई, फिर वो नॉर्मल हो गया, फिर उसे थोड़ी देर बाद ठंड लगने लग गई, तो इसे हम बोलते हैं चिल्स, राइट। और ये चिल्स कैरेक्टरिस्टिक है आपके निमोनिया का, ठीक। निमोनिया में आपको चिल्स देखने के लिए मिलेंगे। कफ होगा, उसे हेडेक होगा। नेल्स और लिप्स उसके कैसे हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे या फिर ग्रे हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ब्लूइश, बिल्कुल ही ब्लू नहीं, थोड़ा सा ब्लूइश और थोड़ा सा ग्रेइश आपको देखने के लिए मिलेंगे उस पर्सन में जो कि निमोनिया का पेशेंट है, राइट। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये इन्फेक्शन किससे होता है, इन्फेक्शन होता है आपके एयर सोल से। आपने उस पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन के ग्लास यूज कर लिए या फिर यूटेंसिल्स यूज कर लिए या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिसमें उसके ड्रॉपलेट्स थे, उसके एयरसोल्स थे जो उसके इन्फेक्टेड पर्सन से रिलीज हुए, तो वो आपके अंदर आएंगे, ऑब्वियसली इन्फेक्शन कॉज करेंगे क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है, राइट। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी होती है आपकी वायरल डिजीज। वायरल डिजीज मतलब यहाँ पे जो पैथोजन है ना वो आपका वायरस होगा। क्या होगा आपका, वायरस। तो यहाँ पे अब बैक्टीरिया का खत्म हो गया कहानी, अब वायरस कॉज करेंगे आपके डिजीज। तो इसमें नंबर 1 है आपकी कॉमन कोल्ड, ओके। सो यहाँ पे वायरल डिजीज में आपको एक और चीज बता देती हूँ, विच इज कोविड-19, ओके। सो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में आपका जो वायरस कॉज कर रहा है यहाँ पे कोरोना वायरस, राइट। सो ये भी एक वायरल डिजीज है जो कि आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे कॉमन कोल्ड आप बहुत फेमिलियर होंगे कॉमन कोल्ड से, ठीक है। कॉमन कोल्ड जिस वायरस के थ्रू होता है वो होता है आपका राइनो वायरस। क्या आपने कभी राइनोसोरस सुना है, राइनोसोरस, जिसके पास एक लाइक आपको नोज पे देखने के लिए मिलता है उसके कुछ इस तरीके का उसका हॉर्न, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है राइनो वायरस। यहाँ पे आप राइनोसोरस से कंसिडर कर सकते हो राइनो वायरस को, जो कि लाइक आपका राइनो वायरस कॉज करवाता है आपका कॉमन कोल्ड, राइट। और कॉमन कोल्ड लाइक सबको कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो एग्जैक्टली इस कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कॉमन कोल्ड में आपके लंग्स कभी भी अफेक्ट नहीं करते, लंग्स आपके बिल्कुल ठीक रहते हैं, कभी भी अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है पैसेज, जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे कि आपके ऊपर से लेके नेजल पैसेज से लेके पूरा अंदर तक का ट्रैकिया, ये सारा चीज अफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है रेस्पिरेटरी पैसेज में, ओके। सो नेजल, आपका जो नेजल पैसेज है यानी कि आपकी नोज के थ्रू जो पैसेज जा रहा है नेजल पैसेज, उसका जो एपिथेलियम होता है, जो उसके अंदर की तरफ की लेयर है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी, वो इन्फेक्ट हो जाएगी उस चीज से, उस वायरस से। अब ये जो वायरस है ना, ये 3 से 7 दिन तक के लिए रहता है। अगर आप इसमें कुछ मेडिसिन भी खाओगे तो उस वायरस पे अफेक्ट नहीं करेगी। तो कभी भी वायरल डिजीज के लिए कोई भी मेडिसिन प्रेफर नहीं करवाई जाती,
क्योंकि वायरल डिजीज का अटैक खुद ब खुद सही होता है। वायरल डिजीज की आपको एक प्रॉपर दवा नहीं दे सकते हो, वो अपना टाइम पीरियड लगाएगा, वो अटैक मतलब उसने आपकी बॉडी पे अटैक करा है तो थोड़ी चीज से बहुत खराब करेगा वो वायरस, ठीक है, आपकी बॉडी में आके, लेकिन वो जाएगा तभी जब उसका अटैक खत्म हो जाएगा। आप कुछ अलग से मेडिसिन लोगे, उसका कोई ऐसा ज्यादा फायदा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या आपको देखने के लिए मिलते हैं सिम्टम्स, इसे आपको याद करने की तो जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। इट इज नेजल कंजेक्शन, ओके, सोर थ्रोट आपको देखने के लिए मिलेगा, कफ आपको देखने के लिए मिलेगा, टायर्डनेस और हेडेक। ये आपके कॉमन एग्जांपल्स हो गए, कॉमन सिम्टम्स हो गए जो कि आपको कॉमन कोल्ड में देखने के लिए मिलते हैं। अब यूजुअली कॉमन कोल्ड कैसे होता है, ऑब्वियसली कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से, जैसे कि पेन्स आपने यूज कर ली उस इन्फेक्टेड पर्सन के, बुक्स यूज कर ली, कप्स या फिर कुछ भी, कुछ कफ और स्नीज जिसकी ड्रॉपलेट्स आ गई, कुछ भी ऐसे यूज करा आपने, टॉवल यूज कर ली या फिर कोई क्लॉथ यूज कर लिया, तो जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन आप तक पहुंच गया, तो इसे हम बोलते हैं लाइक वायरल डिजीज है आपकी कॉमन कोल्ड। अब यहाँ पे तीसरी तरीके की डिजीज, यहाँ पे प्रोटोजोन डिजीज। तो प्रोटोजोन डिजीज कौन कॉज करवाएगा आपकी, ऑब्वियसली प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स डिजीज आपकी प्रोटोजोआंस कॉज करवाते हैं। अब इसमें नंबर 1 आपकी जो डिजीज आती है वो है मलेरिया। मलेरिया होती वेक्टर से है, लेकिन ये प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। यहाँ पे जो वेक्टर की तरीके से वर्क करता है आपका मस्कीटो, ठीक है, सिर्फ वेक्टर की तरीके से, लेकिन है कैसी, एक प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोन से होती है। अब मलेरिया में एग्जैक्टली मलेरिया में आपको देखने के लिए मिलता है प्लाज्मोडियम, जो कि कॉज करवाता है आपका मलेरिया, ओके, कॉजेटिव एजेंट है। अब यहाँ पे 3 स्पीशीज होती है मलेरिया की, 3 स्पीशीज मतलब 3 कैटेगरी आप मान के चल सकते हो, ठीक है। 3 कैटेगरी कौन सी, नंबर 1 विच इज वाइवेक्स। वाइवेक्स बहुत हल्की कैटेगरी है, अगर ये इससे स्पीशीज से मलेरिया होता है तो बहुत इजीली ठीक हो जाता है, बहुत ज्यादा आपकी बहुत सीरियस कंडीशन नहीं होती, ठीक, अच्छी, ठीक है, उसे मलेरिया हो गया, अच्छी प्रॉपर मेडिसिन लेगा, हो जाएगा। दूसरे पे आता है आपका मलेरिया। जो मलेरिया होता है ना, वो आपका इंटरमीडिएट वाला पार्ट है। इसमें आपको मतलब ये नहीं है कि बहुत हल्का फुल्का मलेरिया है, ठीक है, अच्छा खासा मलेरिया है, आपको बहुत प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से कंडीशन को अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा, ओके। तो मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका फैल्सीपैरम। जो फैल्सीपैरम है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक, बहुत जबरदस्त वाला खतरनाक आपका जो मलेरिया है, इसमें आपको बहुत प्रॉपर कंडीशन में ख्याल रखना पड़ेगा, और इवन बहुत सारी सीरियस कंडीशन में ये लीड कर देता है डेथ को, तो डेथ आ सकती है इसके बाद अगर आपका फैल्सीपैरम मलेरिया का आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया। बहुत खतरनाक है, उसमें बहुत ज्यादा हाई फीवर आपको देखने के लिए मिलता है, चिल्स आपको देखने के लिए मिलती है, बहुत बहुत खतरनाक वाला आपका मलेरिया है विच इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से जो होता है। हर 3 दिन बाद आपको रेगुलरली फीवर देखने को मिलता है, और कभी कभी किसी का ये फैल्सीपैरम चला भी जाएगा ना तो दोबारा लौट के आ जाता है, ओके, मलेरिया। तो बहुत खतरनाक मलेरिया है, मोस्ट सीरियस हम इसे मानते हैं, और ये हम मानते हैं फेटल है, मतलब डेथ को लीड कर देता है, तो बहुत यहाँ पे ख्याल रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। अब ये जो मलेरिया है यूजुअली यहाँ पे एनोफिलीज के काटने से होता है। एनोफिलीज कौन है आपकी, फीमेल मस्कीटो। मेल मस्कीटो को यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। मेल मस्कीटो का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो पॉलिनेशन में है, ओके। फीमेल मस्कीटो जो भी आपके घर में आती है, आपको काटती है, वो आपकी फीमेल मस्कीटो है। कोई भी चाहे मस्कीटो, वो सारी फीमेल मस्कीटो होती है जो कि आपको बाइट करती है, और जो मलेरिया कॉज करवाती है वो उसका नाम है एनोफिलीज, ओके। सो सिर्फ एनोफिलीज की बाइट से आपको हो सकता है मलेरिया, ओके, प्लाज्मोडियम से। अब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली पूरी लाइफ साइकिल कैसी है, इसे अच्छी तरीके से हम पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका सेकेंडरी होस्ट है मलेरिया, ठीक है। प्राइमरी होस्ट कौन है आपका, ह्यूमन बीइंग। तो मलेरिया सॉरी आपका जो मस्कीटो है वो आपका सेकेंडरी होस्ट है, और ह्यूमन बीइंग आपका प्राइमरी होस्ट है, ओके। और ये जो मस्कीटो है उसका नाम भी कौन सा है आपका, एनोफिलीज, ओके। सो एनोफिलीज मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, एनोफिलीज, ठीक है, जो कि आपकी फीमेल मस्कीटो है। सिर्फ फीमेल मस्कीटो ही कट करती है, ओके, मेल मस्कीटो कभी कट नहीं करता। तो फीमेल मस्कीटो आएगी, राइट, और आपको कट करेगी, आपको बाइट करेगी, जैसे हम बोलते हैं। तो बाइट करा उसने तो थोड़ा सा वहां पे क्या हो जाएगा आपका वाउंड, ओके। तो उस वाउंड के थ्रू, वो छोटा सा जो वाउंड हुआ है, उस वाउंड के थ्रू जितने भी आपके स्पोरोजोइड्स है ना, वो अंदर चले जाएंगे ब्लड में। क्या चले जाएंगे, स्पोरोजोइड स्टेज, ओके। तो स्पोरोजोइड स्टेज, एक मिनट यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाली चीज जो स्पोरोजोइड स्टेज है यहाँ पे, जो कि इसके अंदर जाएगी, ओके। सो वो कौन सी आपकी स्पोरोजोइड स्टेज, राइट, स्पोरोजोइड से अंदर जाएगी। अब ये अंदर चली गई ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये जाएगी लिवर में, लेकिन कौन सी स्टेज आपकी
स्पोरोजॉइड स्टेज। स्पोरोजॉइड स्टेज लिवर में आपकी चली गई। अब ये लिवर में पहुंच गई। लिवर में इसे देखिए लिवर्स के सेल्स, और लिवर के सेल्स के अंदर बहुत सारा फूड था, तो इसने बोला कि यहाँ मैं आके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करूंगी। सारे स्पोरोजॉइड्स ने बोला यहाँ आके हम सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअली, और लिवर के सेल्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाएंगे और लिवर के सेल्स को तोड़ देंगे, बस्ट कर देंगे। ओके, बस्ट करके बाहर निकलेंगे और फिर जाएंगे हम ब्लड में। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका स्पोरोजॉइड्स आए, ओके, वाउंड के थ्रू अंदर गए, फिर गए लिवर में, ओके, लिवर में आ गए। अब लिवर में आने के बाद ये इन्होंने क्या करा, स्पोरोजॉइड्स ने सेल्स के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे ब्लड से बाहर निकले और ब्लड के सेल्स में, आरबीसी में, इन्होंने यहाँ पे फिर अगेन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते इन्होंने क्या करा, फीवर कॉज करा। जैसे जैसे ये आरबीसी को बस्ट करेंगे वैसे वैसे हीमोजोइन निकलेगा। हीमोजोइन एक ऐसे तरीके का केमिकल है जो कि फीवर कॉज करवाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे ये बस्ट करेंगे सेल को, मतलब फाड़ देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पूरा बाहर निकलेंगे ब्लड में और बाकी सेल्स पे अटैक करने के लिए, तो ये फीवर कॉज करवाएंगे। तो आपकी जो फीवर की साइकिल है ना वो शुरू हो जाएगी। तो लिवर में गए तब तक पर्सन को, उस पेशेंट को फीवर नहीं आएगा जिसमें मलेरिया हो रहा है, ठीक है। उसे फीवर कब आएगा, जब वो बस्ट करने लग जाएंगे ब्लड सेल्स को। तो यहाँ पे लिवर को वो डैमेज करके आ चुके हैं और बस्ट कर रहे हैं आपके पूरे ही आरबीसी को, विच इज रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है, और नई नई आरबीसी को इफेक्ट करना वो शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो आरबीसी के अंदर आपको यहाँ पे स्पोरोजॉइड्स की जो स्टेज थी ना, ये सेक्सुअल स्टेज बनकर तैयार हो जाएगी। सेक्सुअल स्टेज मतलब ये मैच्योर हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे आरबीसी के अंदर, और आपको एक मेल और एक फीमेल स्टेज देखने के लिए मिलेगी। फीमेल को आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ी है कंडीशन में, और मेल आपको छोटा देखने के लिए मिलेगा, ठीक, फीमेल से एज कंपैरिजन टू, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे फीमेल मस्कीटो आएगी, दोबारा से कट करेगी, और जब कट करेगी ना तो अपने साथ ये लेके जाएगी गेमीटोसाइट स्टेज। गेमीटोसाइट मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल के गेमीट्स बन के तैयार है, ओके, और वो ब्लड के साथ सक करके ले जाएगी, ठीक। वो सक करके ले गई, उसके स्टमक में, यानी कि आप बोल सकते हो उसके गट वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा जितने भी आपके गेमीटोसाइट्स थे वो फर्टिलाइज करेंगे और उनका डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइज करेंगे मतलब मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ये हो गए आपके फीमेल वाला पार्ट, ठीक, ये आपका मेल वाला पार्ट, दोनों फर्टिलाइज करेंगे और आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद ये स्पोरोजॉइड्स बन जाएंगे, और जब ये स्पोरोजॉइड्स बन जाएंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ पे, मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में, और मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में एकदम आ जाएंगे, और फिर वो मस्कीटो जाके किसी और पर्सन को बाइट कर लेगी। ओके, तो ये साइकिल पूरी ऐसे ही चलती रहेगी। अब हम इसे एक और बार देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ओके, एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, ये साइकिल स्टार्ट हुई थी आपकी मस्कीटो से। मस्कीटो आया, उसने स्पोरोजॉइड्स जो थे वो अपने यहाँ छोड़ दिए और इन वाउंड के थ्रू ये अंदर चले गए ब्लड में, ठीक है। ब्लड से ये पहुंचे लिवर में, और लिवर में जाके इन्होंने, ये जो स्पोरोजॉइड स्टेज थी लिवर में जाके, ये ब्लड के थ्रू लिवर में आई, और ब्लड लिवर में जाके जो लिवर के सेल्स थे ना उसमें चली गई, और लिवर के सेल्स में इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक, लिवर के सेल्स के अंदर। वहां से निकले ब्लड में आए, ब्लड के सेल्स में इन्होंने देखा अरे ये तो आरबीसीज है, तो आरबीसी में क्या करने लग गया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग गए फिर से। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा और आरबीसी के सेल को बस्ट करा। जैसे ही आरबीसी के सेल को बस्ट करेंगे तो एक हार्मोन, एक आप बोल सकते हो एक रिलीज होगा हीमोजोइन, ठीक है। तो हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज होगा जिसकी वजह से फीवर होगा उस ह्यूमन में जिसके अंदर ये पूरा साइकिल चल रही है, तो उससे फीवर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिम्टम्स है मलेरिया के, तो फीवर उसमें देखने के लिए मिल जाएगा, फीवर की साइकिल उसके अंदर शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका चलता जा रहा है, दूसरे सेल्स में ये क्या करते जा रहे हैं, बस्ट करते जा रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आरबीसी के अंदर ये अपनी गेमीटोसाइट स्टेज मतलब गेमीट का फॉर्मेशन कर लेंगे। गेमीट का फॉर्मेशन कौन सा करेंगे, एक मेल फीमेल का करेंगे, ठीक है, और आपका मेल का
करेंगे, दोनों का अलग अलग फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो गेमेटोसाइट स्टेज है वो बनके तैयार है ओके ह्यूमन के अंदर। इस ह्यूमन को आके दूसरी कोई मॉस्किटो कट करेगी और वो ये जितने भी सक करके ले जाएगी ब्लड के थ्रू, जो भी ब्लड मील वो हमारे बाइट के थ्रू लेती है ना, अपने अंदर सक करती है, उसके थ्रू ये जितने भी गेमेटोसाइट है ना वो ले जाएगी ओके। मेल और फीमेल दोनों ही स्टेज, ये उसके स्टमक में जाके, ये दोनों ही स्टेज उसके स्टमक या फिर गट वाले रीजन में जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये फीमेल वाला है, फीमेल होती है एग, ठीक है, और ये आपका मेल वाला पार्ट हो जाएगा स्पर्म, दोनों जाके फर्टिलाइज करेंगे और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पोरोसाइट से। जब ये रेडी हो जाएंगे ना एकदम मैच्योर स्पोरोसाइट, वो गट से निकल के कहां चले जाएंगे, उसके सलाइवरी ग्लैंड में, और सलाइवरी ग्लैंड में आ गए तो एकदम माउथ के पास हो गया ना सलाइवरी ग्लैंड में, तो जब वो दूसरे आपको किसी को कट करेगी, दूसरे ह्यूमन बीइंग को, तो उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपकी मलेरिया की साइकिल चलती जाएगी और ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका स्पोरोस जो गेमेटोसाइट स्टेज का है वो आपको देखने के लिए मिला मॉस्किटो होस्ट के अंदर, और जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिला आपका ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। प्राइमरी होस्ट कौन है आपका ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट कौन है आपका मस्कीटो। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है पूरी ही प्लाज्मोडियम की साइकिल में। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोसाइट, तो ये आपकी इन्फेक्शियस फॉर्म थी जिसने ह्यूमन को इन्फेक्ट करा, ठीक। यहाँ पे बाइट के थ्रू ये आया था कौन से मॉस्किटो की, एनोफिलिस मॉस्किटो की, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो कि हम रीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पैरासाइट्स है आपके स्पोरोजॉइड की स्टेज, ये इनिशियली कहाँ जाएगी आपकी लिवर सेल के अंदर, और लिवर सेल में ये क्या करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी और उन सेल्स को बस्ट करती जाएगी। जब वहां से इसका दिल भर जाएगा तो ये ब्लड में आ जाएगी ओके। कुछ डेज लगते हैं इसमें। अलग अलग स्पीशीज का आपको अलग देखने के लिए मिलता है, फेल्सीपेरम का अलग, लिवर का अलग, सॉरी मलेरिया का अलग और आपका वाइवेक्स का अलग। तो ये डेज आपका डिसाइड है, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर रप्चर करेगी आरबीसी को, ठीक है, वहां पे भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद रप्चर करेगी, और ये जो रप्चर करेगी ना इसके साथ आपका जो हीमोजोइन है जो कि आपका टॉक्सिक है ये आपका रिलीज होगा, और ये क्या करवाएगा, फीवर करवाएगा, और हर 3 से 4 दिन में उस पर्सन को फीवर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे बस्ट होते रहेंगे सेल, जितने ज्यादा बस्ट होंगे उतना ज्यादा हाई फीवर आपको देखने के लिए मिलेगा उस पर्सन के अंदर जो कि पेशेंट है मलेरिया का। अब यहाँ पे जब फीमेल मस्कीटो बाइट करती है किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी भी पर्सन को, तो उस पर्सन में से वो सारी सक करके ले जाएगी कौन सी स्टेट, गेमेटोफाइट स्टेज, और वहां पे उसके सलाइवरी ग्लैंड में वो मैच्योर होके पहुंच जाएंगे आपका फर्टिलाइजेशन के बाद उसके स्पोरोजॉइड्स सलाइवरी ग्लैंड में, और फिर ये पूरी साइकिल अलग अलग पर्सन में चलती जाएगी। फीमेल में भी आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगा, मेल की बॉडी में भी आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगा ओके। अब यहाँ पे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस सारी डिजीज को, तो फिजिकली तो देखो हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, रैकेट्स आते हैं ओके। अब तो फिजिकली हम उससे बहुत अच्छी तरीके से हटा सकते हैं इन सारे ही आपके फिजिकली, ठीक है। फिजिकली हम नेट यूज कर सकते हैं ओके, नेट जो आपके यूजुअली नेट्स कीटोस को, ठीक है। बायोलॉजिकली आप प्रिवेंट कर सकते हो इन सारी वेक्टर्स को, जैसे कि एनिमल्स को हम यूज कर सकते हैं, प्लांट्स को हम यूज कर सकते हैं, केमिकली भी हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, बिकॉज यूजुअली एनिमल हम यूज कर सकते हैं कार्निवोरस एनिमल जो कि फीड करते हैं इनके लार्वा पे, जैसे कि आपकी ट्राउट हो गए और गैम्बूसिया। गैम्बूसिया आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ओके। तो क्वेश्चन आता है आपके लिए कि बायोलॉजिकल कंट्रोल आपके लिए कौन सा अच्छा है आपके मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए, तो गैम्बूसिया को हम यूज कर सकते हैं एज अ कंट्रोल ऑफ वेक्टर। इससे हम बहुत अच्छी तरीके से वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉस्किटोस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गैम्बूसिया क्या करती है, फिश जो आपकी मॉस्किटोस के लार्वा पे फीड करती है। तो लार्वा खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन आ ही नहीं पाएगी आपकी मॉस्किटोस की, ठीक है। दूसरा, जितने आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप ओके, पिच्चा प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये सारी चीजें है ना हम यूज कर सकते हैं वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। फिर केमिकल्स में आपका डीडीटी आ जाता है, और थिन लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल। ये अगर हम क्या करते हैं किसी वाटर पे, स्टैग्नेंट कोई वाटर है, रुका हुआ पानी है, उसमें अगर हम केरोसिन ऑयल डाल देंगे तो क्या होगा, जो आपके मस्कीटोज आके उस पर बैठेंगे ना तो वो डायरेक्टली डिप हो जाएंगे उस वाटर में और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी एरिया में बहुत सारे आपको ऐसे कुछ वेक्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये चीज आप यूज कर सकते हो, केमिकल मेथड भी ओके। और फिजिकल मेथड तो आपको हो ही गया, ट्रैप्स यूज कर सकते हैं हम ओके। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो मलेरिया का ट्रीटमेंट के लिए आपकी एंटी मलेरियल ड्रग आती है। तो इसमें आपकी क्यूनाइन आती है, आपकी लेरिगो आती है। लेरिगो सबसे ओल्ड है, ठीक है, ये अब यूज नहीं होती, पहले यूज होती थी। तो पहले यूज करते थे लेरिगो,
आपके मलेरिया को ट्रीट करने के लिए अब यूज नहीं होती क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्यूनाइन यूज होती है ज्यादातर, या फिर क्लोरोक्वीन, ठीक। फिर यहाँ पे आपकी स्पेशल नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मलेरिया जितने भी एग्स ले करती है, लाइक मलेरिया का जो आपका एनोफिलीज मस्कीटो है वो रुके हुए पानी में यानी कि स्टेगनेंट वाटर में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में ना अपने एग्स को ले करेगी। अब ये जो आपकी मस्कीटो है एनोफिलीज मस्कीटो, ये रात के टाइम को ही आपको काटती है, दिन में आपको काटती नहीं है। दिन में काटेगी तो वो डेंगू है, ठीक है, और रात को काटेगी तो मलेरिया है। तो ये अपने नोटबुक में अलग से लिख लेना, दिन में काटेगी तो डेंगू कॉज करेगी, ठीक, वो अलग मस्कीटो है जो डेंगू कॉज करता है। यहाँ पे रात को काटेगी तो वो कॉज कर रही है आपकी एनोफिलीज मलेरिया। अब यहाँ पे मस्कीटोज जो है वो इन्फेक्ट करते हैं यू विद देयर सलाइवा। सलाइवा से कैसे इन्फेक्ट करते हैं, जब वो काटते हैं ना तो अपने साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट एनोफिलीन, ये छोड़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से देखो जब हमारे कट लगता है ना तो हमारा क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है। तो अब वो जो सक करके लेके जा रहे हैं हमारा ब्लड, वो भी तो उनके अंदर कोगुलेट हो जाता है, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है एनोफिलीन। एनोफिलीन क्या होता है, एनोफिलीन आपका एक एंटीकोगुलेंट है जो कि अलाउ करता है योर ब्लड टू फ्लो फ्रीली इनटू हर मतलब फीमेल मस्कीटो के अंदर। द लिटिल रेड बम्प you get from a mosquito bite is actually a body reaction to a protein contained in mosquito saliva। वो जो मस्कीटो ने आपको काटा, जो आपको रेड कलर का ऐसे देखने के लिए मिलता है अपनी स्किन पे, लेट मी ड्रॉ समथिंग, राइट, ये आपका हैंड है, यहाँ पे उसने काटा और आपको कुछ ऐसा पिंपल नहीं है ये, ठीक है, कोई एक्ने वाला मार्क नहीं है आपका, कुछ जो आपको एकदम रेड कलर का मार्क सा देखने के लिए मिलता है ना, ये आपका मस्कीटो का कट है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये उसको सलाइवा और आपके ब्लड का रिएक्शन है। ओके, सो जो आपको रिएक्शन देखने के लिए मिला आपकी स्किन के ऊपर, आपकी अपर लेयर के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर आपको देखने के लिए मिला, वो सलाइवा मस्कीटो का और आपके लेयर का रिएक्शन है बॉडी की स्किन का, जिसकी वजह से आपको एक रेड पार्ट देखने के लिए मिलता है, रेड मार्क देखने के लिए मिलता है, बम्प सा जो कि आपको देखने के लिए मिलता है आपकी स्किन के ऊपर। ये उसकी सलाइवा का रिएक्शन है, उसकी सलाइवा में एंटीकोगुलेंट आपको देखने के लिए मिलता है एनोफिलीन। ओके, तो ये कभी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो कि एक्चुअली में ये क्या है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और उसकी बॉडी में कभी भी जो आपका ब्लड है ना सक करके लेके जा रही है, वो आपका कभी भी कैसा नहीं होता, कोगुलेट नहीं होता, मतलब जमता नहीं है, वो इजीली उसकी बॉडी में फ्लो करता रहता है, वो उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देती है। अब यहाँ पे बी जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज अमोइबिएसिस और अमोइबिक डिसेंट्री। अब ये भी आपके देखने के लिए मिलती है प्रोटोजोअन डिजीज। तो सेकंड प्रोटोजोअन डिजीज है आपकी मलेरिया के बाद अमोइबिएसिस, या फिर हम बोलते हैं अमोइबिक डिसेंट्री। से दोनों वर्ड से आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जो कि प्रोटोजोअन इसे कॉज करता है, प्रोटोजोअन, वो है आपका एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका। अब हिस्टोलाइटिका का एच स्मॉल है, एंट अमोइबा का ई कैपिटल है, तो एंट अमोइबा हिस्टोलाइटिका से कॉज करता है। और यहाँ पे ये जो प्रोटोजोअन डिजीज है ये आपकी यूजुअली आपको देखने के लिए मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखो यहाँ पे जो हमने टाइफॉइड पढ़ा वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला इफेक्ट था, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस करके पढ़ना, तब कंफ्यूज नहीं होगे कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करिए, कौन सा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करिए। अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या है आपके अमोइबिक डिसेंट्री के, तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन्स और क्रैम्प्स हो जाएगा, स्टूल विद म्यूकस, एक्सेस म्यूकस। अब यहाँ पे ना ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लिख के नहीं आए ना एग्जाम में तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो ये वाली चीज अच्छी तरीके से लिख के आना, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस, ब्लड क्लॉट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इसके सारे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अमोइबिएसिस और अमोइबिक डिसेंट्री के। यहाँ पे यूजुअली ये जो डिजीज है ना वो हो रही है आपकी हाउस फ्लाई से, जो आपकी हाउस फ्लाई कर रही है, हाउस फ्लाई ट्रांसमिट करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जो फीकल मैटर होता है ना उस पे से इन्फेक्शन लेके आती है और जो कंटामिनेटेड फूड होता है ना उस पे डाल देती है। तो इसलिए कहते हैं बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और हाउस फ्लाई से तो बहुत बच के रहना चाहिए। वो खाना तो कभी भी खाना नहीं चाहिए जिसके ऊपर हाउस फ्लाई बैठी हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो फूड बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड हुआ होगा और ज्यादा देर तक खाने को खुला नहीं रखना चाहिए। ओके, और ना ऐसा वाटर को आपको लेना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी डिजीज जो आपको देखने के लिए मिलती है इट इज हेलिमेंथिक डिजीज, यानी कि जो हेलिमेंट्स कॉज करते हैं। अब इसमें आपकी सबसे पहली वाली जो डिजीज आती है वो आती है आपकी एस्कैरियस। एस्कैरियसिस, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कॉन्स्टिव एजेंट एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स। लुम्ब्रिकॉइड्स यहाँ पे यूजुअली हम यूज करते हैं राउंड वर्म्स के लिए, जो एकदम राउंड होते हैं
उन वर्म्स के लिए हम राउंड वर्म्स को बोल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो आपका इंटेस्टाइन है उसके अंदर रहते हैं। ओके, इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट। दो तरीके के पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एंडो, ठीक है, जो अंदर रह रहे हैं, ठीक है, एक होता है आपका एक्टो। एक्टो क्या आप बता सकते हो बाहर कौन से पैरासाइट रहते हैं? एंडो तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका राउंड वर्म हो गए, ठीक है। जो आपका बाहर की तरफ रहते हैं ये आपकी हो सकती है लाइस, ठीक है, टिक्स। डॉग, अगर आपने कभी देखा हो डॉग के ऊपर आपको टिक्स देखने के लिए मिलती है, तो टिक्स हो सकती है, लाइस हो सकती है। ये क्या है आपके एक्टोपैरासाइट, जो कि बाहर की बॉडी पे रहते हैं और वहीं से ब्लड ले रहे हैं, आपका सक कर रहे हैं, आपके ऊपर फीड कर रहे हैं। ओके, सो ये आपका एक्टोपैरासाइट में आ जाते हैं। और जो एंडोपैरासाइट है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है राउंड वर्म, राइट। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके जो मेनली सिम्टम्स है आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरनल ब्लीडिंग, राइट, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया आपको देखने के लिए मिलेगा। अनीमिया 12 तरीके के होता है, उसमें से एक तरीके का अनीमिया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ब्लॉकेज देखने के लिए मिलेगा आपको इंटेस्टाइनल पैसेज में। एब्डोमिनल पेन आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नोसिया देखने के लिए मिलेगा आपको। हेडेक देखने के लिए मिलेगा। ये कुछ मेन सिम्टम्स है आपके एस्कैरियोसिस के। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पर्सन जिसको एस्कैरियोसिस हो गया है उसके जो फीकल मैटर है उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो एग्स है आपके राउंड वर्म के, वो देखने के लिए मिलेंगे उसके फीकल मैटर के साथ साथ। ओके, और वो जो उसका फीकस है वो कंटामिनेट करेगा पूरे सॉइल को, वाटर को और आसपास के प्लांट्स को। ओके, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी लाइक आपका सोर्स, और ये पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ कैसे, कंटामिनेटेड वाटर से, ठीक है, वेजिटेबल से, फ्रूट से। वेजिटेबल और फ्रूट्स कैसे कंटामिनेट रह सकते हैं, ये इस तरीके से कंटामिनेट रह सकते हैं अगर आपने इन्हें अच्छी तरीके से वॉश नहीं करा हुआ हो, ठीक है। अगर आपने इन्हें अच्छी तरीके से वॉश नहीं करा हुआ है तो इसे आप भी इससे कंटामिनेट हो सकते हो, बहुत इजीली आप इससे इन्फेक्ट हो सकते हो। कैसे, देखो, जहां पे ये सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आके यूजुअली विलेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है ऐसे कि उनमें जो आपका सैनिटरी पूरा जो कंडीशन है ना वो अच्छी नहीं होती, ठीक। तो वो क्या करते हैं, वो अपने क्रॉप लैंड्स को यूज करते हैं फॉर आपका जितना भी आपका एज अ वॉशरूम आप ये बोल सकते हो, ठीक है, तो अपने क्रॉप लैंड को ही यूज करेंगे वो। तो वहां पे आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या रहेगा, अगर उन्हें इन्फेक्शन है वो आपका राउंड वर्म वाला, ठीक है, तो उनके फीकल मैटर में से वो क्रॉप लैंड पे आया, ठीक है, उनकी फीसिस के साथ वो क्रॉप लैंड पे आया, और क्रॉप लैंड से वो सारी जो वेजिटेबल्स वहां पे ग्रो कर रही थी या फिर फ्रूट्स जो वहां पे ग्रो कर रहे थे उनमें वो वाला राउंड वर्म आ गया, ठीक, वो वाला इन्फेक्शन वाली स्टेज आ गई। अब अगर आपने इन फ्रूट्स को अच्छी तरीके से वॉश नहीं करा तो ऑब्वियसली ये वाला इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से साइकिल चलती है, तो वॉश करके अच्छी तरीके से फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। फिर जो दूसरी तरीके की हेलिमेंथिक डिजीज है, इसमें आपके होते हैं फाइलेरियल वर्म। तो फाइलेरियल वर्म जो कि कॉज करते हैं आपकी डिजीज, वो है आपकी फाइलेरियसिस। तो बहुत इजी नाम है, फाइलेरियसिस, या फिर हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस। ओके, एलिफेंटिएसिस आप बोल सकते हो या फिर फाइलेरियसिस आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे फाइलेरियल वर्म का नाम क्या है, वाउचेरिया ब्रैनकॉफ्टी, या फिर आप क्या बोलते हो, वाउचेरिया मलाई। ओके, तो मलाई भी आप बोल सकते हो, वाउचेरिया ब्रैनकॉफ्टी भी बोल सकते हो, दोनों आप वर्ड यूज कर सकते हो, इधर जो आपको अच्छा लगे। ओके, यहाँ पे जो मेन कैरियर होता है इसका वो होता है आपका क्यूलेक्स मस्कीटो। तो ये डिजीज कौन फैलाएगा, आपका क्यूलेक्स मस्कीटो। तो मस्कीटोज भी बहुत सारे होते हैं, तो क्यूलेक्स यहाँ पे मस्कीटो कॉज कर रही है आपकी एलिफेंटिएसिस, और आप बोल सकते हो फाइलेरियसिस, ठीक। अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलेगा ऑर्गन्स में, ब्लॉकेज देखने के लिए मिलेगी आपको लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज देखने के लिए मिलेगी, स्पेशली लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब मतलब जो आपके नीचे का पैर होता है, ठीक है, अपर लिम्ब आप अपने हैंड्स को बोलेंगे, लोअर लिम्ब आप किससे बोलोगे, लेग्स को। तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा किसी एक लेग में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे
और लेग कैसे लगने लग जाएगा, एकदम एलिफेंट का लेग है, तो इसलिए इसका नाम वो ही आया है कि एलिफेंटिएसिस। ओके, और यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन भी उसकी वजह से इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा और डिफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो फाइलेरियल वॉर्म है ना, ये बहुत स्लोली इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और जो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं कई साल बाद, तो वो काफी ज्यादा क्रोनिक मतलब बहुत खतरनाक इन्फ्लेमेशन का पार्ट ले लेता है। एकदम से आपको इन्फेक्शन दिखाई नहीं देगा, बहुत साल बाद आपको जाके इन्फेक्शन दिखाई देगा, लेकिन जब वो दिखाई देगा तो एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन में होगा, बहुत खतरनाक कंडीशन में होगा। ओके, फिर फिफ्थ होती है आपकी फंगल डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो कि फंगस कॉज करता है। ओके, तो यहाँ पे पैथोजन कौन हो गया आपका, पैथोजन हो गया आपका फंगस। ओके, फंगस या फिर फंगाई आप बोल सकते हो, जो कि कॉज कर रहा है आपको फंगल डिजीज। अब यहाँ पे फंगल डिजीज में एक ही आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, विच इज रिंग वर्म। ओके, यहाँ पे अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो ये आपका रिंग वर्म जो कि कॉज करती है डिजीज। अब यहाँ पे कौन कौन से आपके फंगस कॉज करते हैं रिंग वर्म, विच इज माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफायोटॉन और एपिडर्मोफायोटॉन। ओके, तो इन तीनों का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफायोटॉन और एपिडर्मोफायोटॉन, ये कॉज करते हैं आपका रिंगवर्म्स, और इसमें आपको ड्राई और स्केली लेशंस दिखाई देते हैं स्किन पे, मतलब कुछ इस तरीके के दांत आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई लेशंस बन जाते हैं कुछ इस तरीके के स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर। ओके, और ये इसमें इंटेंस इचिंग होती है, मतलब बहुत सारी इचिंग आपको दिखाई देने के लिए मिलेगी, बहुत जबरदस्त वाली इचिंग। ठीक है, हाउएवर अगर आप इसे और ज्यादा इचिंग हो रही है आपको और आप उसे इच करोगे तो आपको लाइक ये और जगह भी स्प्रेड हो जाएगी आसपास की स्किन पे, जहां पे स्प्रेड पहले नहीं थी। ओके, अब ये इन्फेक्शन होता कैसे है, तो यूजुअली इन्फेक्शन कैसे होता है, आपने यूज कर लिया लाइक कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन का टावल, कोई क्लॉथ यूज कर लिया, कोम उसका यूज कर लिया, या फिर सॉइल के थ्रू आपको ये डिजीज हो सकती है। सॉइल के थ्रू फंजाई आ गए ना डायरेक्ट, ऐसे भी हो सकता है आपको ये इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो क्यूलेक्स मॉस्किटो हमने देखा, क्यूलेक्स मॉस्किटो एलिफेंटिएसिस कॉज करवा रही थी। यहाँ पे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो एनोफिलीस जो मॉस्किटो है, एनोफिलीस, ये आपकी मलेरिया कॉज करती है, राइट। यहाँ पे चिकनगुनिया और डेंगू, चिकनगुनिया और डेंगू ये आपका कॉज करती है आपकी एडीज मॉस्किटो, एडीज, ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। एडीज डेंगू और चिकनगुनिया कॉज करती है, और ये कब काटेगी, दिन में, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इन सारी इंफेक्शियस डिजीज को। सबसे पहले आप हाइजीन को, पर्सनल हाइजीन को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वैक्सीनेशन लीजिए, जितने भी इंफेक्शियस डिजीज है उनके अगेंस्ट प्रॉपर डिस्पोजल करिए वेस्ट का, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, कंट्रोल करिए इन सारी वेक्टर्स को, हाइजीन फूड लीजिए, हाइजीनिक वाटर लीजिए, प्रॉपर क्लीनिंग करिए अपनी हाउसेस की, और स्टॉप करिए ये डिपोजिशन ऑफ वाटर, जो कि आपके कहीं पे भी घर में अगर कोई डिपोजिशन है वाटर का, क्योंकि ये क्या करता है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है। ओके, सो यहाँ पे स्टॉप कीजिए डिपोजिशन ऑफ वाटर अपने घरों में, ठीक है, अपने हाउसेस में स्पेशली। अब हम बात करें इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या होती है, कोई भी एक पर्सन, उसकी एक ओवरऑल एबिलिटी कि वो फाइट कर सके उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हम किसे बोलते हैं, पैथोजन, राइट। तो पैथोजन, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी की ऐसी एबिलिटी कि वो पैथोजन से फाइट कर सके खुद ही से, ठीक है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन की इम्यूनिटी, उसकी पूरी इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी है वो फाइट कर पा रहा है उस पैथोजन से, उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी है दो तरीके की होती है, एक होता है आपका इनेट इम्यूनिटी, यानी कि आपकी इनबॉर्न, जो कि पहले से ही है, किट उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी बॉडी में, ठीक, उसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब ये वो जिंदगी जिएगा, उसके साथ साथ उसकी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी। तो ये उसके पास पहले से नहीं थी, इनबॉर्न नहीं थी, लेकिन ये उसकी लाइफ टाइम के साथ साथ उसके अंदर पैदा होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके लाइफस्टाइल के जैसे और तैयार होती जाएगी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी एक्टिव और एक होती है पैसिव।
जिसे हम और अच्छी तरीके से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। सो इनेट इम्यूनिटी की, ये जो इनेट इम्यूनिटी आपकी नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, मतलब हर किसी के लिए एक जैसी है, ठीक है, चाहे कोई से भी ऑर्गेनिज्म आ जाए उसे एक ही तरीके से किल करेगी, ठीक। यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बर्थ ये आपकी प्रेजेंट रहती है इनेट इम्यूनिटी फाइट करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म से। अब यहाँ पे इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती कि किस ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से आपको किल करना है, ये हर किसी के लिए एक जैसा ही वर्क करती है। अब यहाँ पे 4 तरीके की आपकी इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी। पहले होते हैं आपके फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब जो कि बाहर की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है बॉडी पे, जैसे कि आपकी स्किन हो गई। स्किन आपकी मेन बैरियर है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर होती है और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर आपकी म्यूकस की कोटिंग जो कि आपको एपिथेलियम लाइक लेयर में देखने के लिए मिलती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में आपको देखने के लिए मिलती है म्यूकस की कोटिंग। यानी कि ये जो आपका अंदर ये पूरी आपकी पूरी लेयर है, ठीक है, पूरा ट्रैक्ट है, ठीक है। इस ट्रैक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है अंदर की तरफ एक बहुत पतली सी लेयर, ठीक है। ये जो लेयर है ना ये म्यूकस की बनी हुई होती है और ये म्यूकस की लेयर ना प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी पूरी ही लाइनिंग को, पूरे ही ट्रैक्ट को। तो ट्रैक्ट कौन कौन से हो गए? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया यानी कि आपकी एक्सक्रीशन वाला, फिर आपका डाइजेशन का हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन सबको वो प्रिवेंट करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि कोई भी माइक्रोब्स इनके अंदर एंटर ना कर पाए। फिर आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे कि आपको देखने के लिए मिलते हैं एसिड इन स्टमक, जैसे कि HCl आपको देखने के लिए मिलता है स्टमक में। सलाइवा देखने के लिए मिलता है माउथ में, तो ये बचा रहा है, ठीक है। सलाइवा जैसे कि आपके लाइजोजाइम्स होते हैं सलाइवा के अंदर जो कि किल कर देते हैं आपके बैक्टीरिया को, तो एंटी बैक्टीरियल होते हैं लाइजोजाइम्स, ठीक। फिर आपके टीयर्स देखने के लिए मिलता है आई में, तो आई में 5 टीयर्स ग्लैंड होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं टीयर को, राइट। तो यहाँ पे आपको टीयर देखने के लिए मिल रहा है आइस के अंदर। सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर मतलब यहाँ पे सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स है जैसे कि आपके ल्यूकोसाइट्स हो गए। ये ल्यूकोसाइट्स वर्क करती हैं लाइक आपकी बॉडी में पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट विच इज हम बोलते हैं PMNL, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स सेल। ये आपका वर्क करती हैं ताकि ये किल कर सके माइक्रोब्स को। एग्जैक्टली ये सब क्या है इसे अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो देखो आपकी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर या आपके RBCs प्रेजेंट रहते हैं, ओके। साथ ही साथ WBC भी प्रेजेंट रहते हैं यानी कि आपके व्हाइट ब्लड सेल। RBC तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स, इन्हें मैं बोल सकती हूँ इरिथ्रोसाइट्स, ठीक। यहाँ पे जो WBCs है यहाँ पे जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स, ये आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं आपके ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिसमें आपको ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, दीज आर ग्रैन्युलोसाइट्स, राइट। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में आपको जो एग्जांपल्स देखने के लिए मिलते हैं विच इज न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, राइट, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे काम क्या है ये न्यूट्रोफिल्स का, ठीक। ये न्यूट्रोफिल्स यूजुअली कैसी रहती है, आपको फेगोसाइटिक देखने के लिए मिलती है नेचर में। फेगोसाइटिक मतलब जब भी माइक्रोब इनके सामने आएगा ना ये उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी, पूरी तरीके से खत्म कर देंगी, तो इनका काम ही यही है, तो ये काम ही यही वाला करती है, ओके। फिर आपका ईसिनोफिल्स, ये आपके रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, ठीक है। तो अगर कोई इन्फेक्शन आएगा तो उसे लाइक कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। जो आपका एलर्जिक रिएक्शन होती है उसमें इनका रोल है, तो एलर्जी में इनका रोल है। फिर जो ये बेसिनोफिल्स है इनका वर्क है कि ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जैसे कि आपका हो गया हिस्टामिन, ओके, हिस्टामिन को सिक्रीट करेंगी ये, तो इनका भी अलग रोल है। फिर आपका लिम्फोसाइट्स हो गए। लिम्फोसाइट्स 2 होते हैं आपके, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट 4 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट 1 तरीके का होता है, ठीक है। ये आपका जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है उसके 2 कैटेगरी है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 गए, बी और टी, ओके। और मोनोसाइट्स का जो मेन काम है वो फेगोसाइटिक होती है नेचर में, ठीक। फेगोसाइटिक होती है मतलब जब भी कोई आपका इन्फेक्शन दिखेगा तो उसे मार देंगी। और ये आपका जो लिम्फोसाइट्स है ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब यहाँ पे इम्यून सिस्टम में इनका बहुत काम है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिलेगा इनका। तो 2 हो गए आपके इम्यून रिस्पॉन्स देने वाले, बी और टी आपके 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 4 तरीके के ये देख लेते हैं। तो 4 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका TH, एक होता है आपका TK,
TH मतलब हेल्पर टी, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स। TM और TS, 4 हो गए, TH, TK, TM, TS। तो 4 तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जो आप बोल सकते हो। फिर यहाँ पे देखो लिम्फ के अंदर, लिम्फ क्या है, एक आपका बॉडी फ्लूइड है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक टिश्यू फ्लूइड हम बोलते हैं यूजुअली। ओके, ये इसमें आपका प्लाज्मा, प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। कोगुलेशन पावर बहुत कम होती है ब्लड से, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको एक लिम्फ में देखने के लिए मिलती है। तो लिम्फ आपका अलग है, ब्लड बिल्कुल अलग है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनेट इम्यूनिटी की। तो फर्स्ट वाला देखा हमने फिजिकल बैरियर, जो कि आपको स्किन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं अपने बॉडी के ऊपर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें आपको एसिड देखने के लिए मिल रहा था स्टमक में, सलाइवा देखने के लिए मिल रहा था और टीयर्स देखने के लिए मिल रहे थे आईज में। फिर यहाँ पे सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर में आपको जैसे कि हमने देखा मोनोसाइट्स, ओके, जो कि आपको ब्लड में देखने के लिए मिल रही थी एक ग्रैन्युलोसाइट्स में। अभी हमने जो देखा आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के अंदर, ल्यूकोसाइट्स के अंदर। तो यहाँ पे मोनोसाइट्स और आपका टीके सेल्स, टीके सेल मतलब नेचुरल किलर वाले टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये वर्क करते हैं आपका फेगोसाइसिस का, ठीक है। और जो आपके मैक्रोफेजेस है, ये मैक्रोफेजेस आपको ब्लड में देखने के लिए नहीं मिलती, टिश्यूज में देखने के लिए मिलती है। ब्लड में देखने के लिए आपको कौन मिल रहा है, आपके ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, टीके सेल्स, ये आपको ब्लड में देखने के लिए मिल रहे हैं। और मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं वो आपको टिश्यूज में देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि फेगोसाइटिस का फंक्शन करती है, खा जाती है सेल को अच्छी तरीके से, माइक्रोब को खा जाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये आपका वर्क करती है एज अ सेलुलर बैरियर। इसके बाद आता है आपका साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो खुद ब खुद प्रोड्यूस करने लग जाएगी एक ऐसी प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन हेल्प करेगी बाकी की दूसरी आपके सेल्स की जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखेगी वायरस के इन्फेक्शन से। तो ये कुछ इस तरीके का वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा साइटोकाइन बैरियर में। मतलब जो पहले से इन्फेक्टेड सेल है वो खुद ब खुद सिक्रीट करने लग जाएगी प्रोटीन, जिसे हम बोलेंगे इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट करके रखेगी दूसरे उन सेल्स को जिन्हें इन्फेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी तरीके की आपकी इम्यूनिटी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपकी लाइफ टाइम में बनती है, ओके, और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। मतलब एक पैथोजन को एक इस तरीके से एक ही गन से मारेगी, और जो गन से मारेगी वो ये सिलेक्ट करके रखती है, अपनी मेमोरी में याद करके रखती है। अब यहाँ पे जैसे ही आपके पैथोजन एंटर करता है पहली बार आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले जो मेमोरी डेवलप होती है, सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी के थ्रू। यहाँ पे जब दोबारा ही वो सेम पैथोजन, जैसे पहली बार में बैक्टीरिया आया था, वही वाला बैक्टीरिया अब दूसरी बार आ रहा है आपकी बॉडी में, तो दूसरी बार जो आपका रिएक्शन होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिएक्शन और बोलेंगे अनमनेस्टिक रिएक्शन, ओके, अनमनेस्टिक रिएक्शन। अब यहाँ पे जो ये सेकेंडरी रिएक्शन है ये आपका बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा हाईली इंटेंसिफाइड होगा और बहुत जल्दी स्पीड का होगा एज कंपेरिजन टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिल रहा है इम्यून सिस्टम का, ये आपका दो सेल्स के थ्रू होगा। कौन से दो सेल्स, आपके लिम्फोसाइट्स के थ्रू, विच इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे ये जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या करेंगे, ये आर्मी का प्रोडक्शन करेंगे। कौन सी आर्मी, ऐसी आर्मी जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि ऐसी प्रोटीन बनाएंगे जिससे कि जो पैथोजन है वो किल हो जाएगा, और इन प्रोटीन को हम बोलेंगे एंटीबॉडीज और यू कैन से इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ओके। तो एंटीबॉडी भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी बोलते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं IG से। अब यहाँ पे जो टी सेल्स है ये खुद तो कुछ भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोटीन नहीं बनाएंगे, आर्मी नहीं बनाएंगे, लेकिन ये बी सेल्स को बोलेंगे, देखो बी सेल्स तुम्हें है ना ये वाली एंटीबॉडी बनानी, क्योंकि ये वाले सेल्स आ चुके हैं अपनी बॉडी में, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करना है हम दोनों को, तो इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम क्या करो, ये वाली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करो जल्दी। तो ये टी सेल्स का रोल है कि वो बी सेल्स को बोलते हैं, हेल्प करते हैं उनकी, कि तुम्हें ना ये वाली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाना है, ओके। अब यहाँ पे एक एंटीबॉडी में 4 आपकी पेप्टाइड चेन आपको देखने के लिए मिलती है। कितनी, आई सेड 4, ओके, जिसमें से कि 2 स्मॉल होती है, 2 जिन्हें हम बोलते हैं लाइट चेन्स, और 2 बहुत बड़ी बड़ी वाली चेन्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं हैवी चेन। तो डार्क चेन नहीं होगा यहाँ पे,
हेवी चेन होगा। और एक आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2, ओके, H2L2 से रिप्रेजेंट करा जाता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है एंटीबॉडी का। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे एंटीजन बाइंड रहेगा, राइट। ये आपको सल्फाइड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आपको एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ये आपको लाइट चेन देखने के लिए मिल रही है। आपकी हैवी चेन्स है। हैवी चेन्स कैसी है आपकी, लॉन्गर, ठीक। लाइट चेन्स कैसी है आपकी, स्मॉलर, ऑब्वियसली स्मॉलर आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। और वो वाली चीज बड़ी है। यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सुन लो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी एक्टिव और एक होती है पैसिव। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एंटीबॉडी का, ये आपका 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का आपके लिए एग्जाम में आएगा, तो इसे अच्छी तरीके से कर लेना। ये आपकी दो तरीके की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो पहले से आपकी बॉडी में बनेगी, ठीक है, लाइफ आएगी आपकी, लाइफ के बाद एक टाइम पीरियड के बाद आपकी बॉडी में बननी शुरू हो जाएगी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में, उसे बोलते हैं हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव वाली क्या है, पैसिव यहाँ पे प्रीफॉर्म यानी कि रेडीमेड, जो आपकी बाजार से लेके हम बॉडी में आपकी एंटर करवा देंगे एंटीबॉडीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव। अब इन दोनों को ना एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली क्या होती है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो देखो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी, जब कोई एक होस्ट हम एक्सपोज करवाते हैं किसी एंटीजन से, मतलब किसी पैथोजन से आप बोल सकते हो, तो क्या होगा, यहाँ हो सकता है वो जो एंटीजन है, वो माइक्रोब जो है वो जिंदा हो, या ऐसी कंडीशन में हो कि वो होस्ट में जाके कोई भी आपकी डिजीज कॉज ना करे, ठीक है। लेकिन आपकी जो बॉडी है उसके थ्रू क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए, एंटीबॉडी बनाएगी वो आपकी बॉडी, क्योंकि वो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हो गया है, तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। ये बहुत ज्यादा स्लो टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। क्यों, क्योंकि मेमोरी डेवलप करवाएगी आपकी बॉडी में, ओके। तो कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करा, कोई एंटीजन एंटर करा, अब क्या हुआ, यहाँ पे आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करी। बहुत क्विक प्रोसेस नहीं होगी, पहले पहचानेगी, तब जाके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी, बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक। फिर एंटीबॉडीज वर्क करेंगी, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसमें टाइम लगेगा रिस्पॉन्स डेवलप होने में, ओके। सो यहाँ पे यूजली इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, वैक्सीनेशन फॉर पोलियो। पोलियो की वैक्सीनेशन ऐसी करते हैं, हम क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म उस पर्सन की बॉडी में डाल देते हैं, ओके। और वो जो डेड ऑर्गेनिज्म हमने उस पर्सन की बॉडी में डाला है, वो थोड़ा टाइम लगेगा और उसकी बॉडी में खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन ये मेमोरी डेवलप कर लेगी और आगे उस बच्चे को काफी टाइम तक साथ देगी, उसकी बॉडी में मेमोरी डेवलप कर देगी। फिर होती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में आप क्या करते हो, रेडीमेड एंटीबॉडीज, जो बनी बनाई रेडीमेड है, वो रेडीमेड एंटीबॉडीज आप उस पर्सन के बॉडी में एंटर करवा रहे हो, एक कोई भी पेशेंट के बॉडी में एंटर करवा रहे हो, और ये उसी वक्त काम करेगी, क्योंकि ये फॉरन दूसरे एजेंट से हमने एंटीबॉडीज लिए, रेडीमेड एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में डाल रहे हैं, फटाफट काम करेगी, लेकिन ये कुछ ही दिन के लिए वर्क करेगी, फिर खराब हो जाएगी, फिर दोबारा से देनी पड़ेगी, ठीक। बहुत फास्टर काम करेगी, बहुत स्लोअर काम नहीं करेगी। टिटेनस जैसे हम लगाते हैं, एंटीबॉडीज, कोलेस्ट्रम, एंटीबॉडीज एंड कोलेस्ट्रम, ये आपकी पैसिव इम्यूनिटी है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी मदर होती है, मदर की जो मिल्क होता है, जो इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन का जो पीरियड है, उसके बाद जो मिल्क निकलता है वो येलोइश फ्लूइड होता है, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। इस कोलेस्ट्रम के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है IgA एंटीबॉडी, ओके। ये IgA एंटीबॉडी आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, इन्फेंट के लिए बहुत अच्छी है, तो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करके रखती है डिजीजेस से। तो ये वर्क करती है पैसिव इम्यूनाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे फीटस रिसीव करता है कुछ और एंटीबॉडीज भी, जैसे कि IgG हो गई, ठीक, जो कि उसे प्लासेंटा से मिलती है, और कैसे वर्क करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हम पढ़ेंगे। तो देखो 5 तरीके की आपकी एंटीबॉडीज होती है, कितनी, 5 तरीके की। नंबर 1 IgA, IgM, IgG, IgE और IgD, ठीक है। दूसरी वाली आएगी IgD। तो यहाँ पे नंबर 1 कौन सी देखने के लिए मिल रही है आपको, IgA। IgA ये क्या करती है, यूजुअली आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलती है सिक्रीशंस में। कौन कौन से सिक्रीशन में, टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गए, स्वेट हो गया आपका, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा IgA प्रेजेंट,
ठीक, तो IgA कोलेस्ट्रॉल में जैसे कि हमने पढ़ा मदर से बच्चे में आएगी, तो ये आपका पार्ट होगी आपकी पैसिव इम्यूनिटी का। ठीक, फिर आपका आईजीएम बिगर होती है साइज में, बहुत बड़ी होती है, पेंटामर होती है, और ये फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो कि ब्लड में बनती है। ठीक, ब्लड में बनी है आईजीएम। आईजीजी जो है, देखो आईजीजी का शेप कुछ इस तरीके से होता है ना, तो ये याद रखना कि ये ना एम्ब्रियो के अंदर, ये आपको एम्ब्रियो में दिखाई देती है, प्लासेंटा से बेबी में आती है। तो यहाँ पे सिर्फ यही एंटीबॉडी है जो कि क्रॉस करती है प्लासेंटा को, तो प्लासेंटल कंडीशन में, फीटस वाली कंडीशन में उसकी आईजीजी प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे में आती है। ठीक, अब यहाँ पे आईजीई जो है, देखो ई जो है इसे याद करना, ये एलर्जी में रिएक्शन करती है। तो ये जो वर्क करती है आईजीई एंटीबॉडी, ये जब करती है जब किसी पर्सन को क्या हो गई, कोई भी आपकी एलर्जी हो गई, जैसे कि पोलन एलर्जी हो गई या फिर कोई सी भी किसी चीज से एलर्जी हो गई, तो आईजीई एंटीबॉडी जो है वो उस कंडीशन में वर्क करेगी। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। अब लास्ट में बची आपकी आईजीडी। ये आईजीडी है, ये सबसे पहले ऑब्जर्व करा इसे माइक्लोमा, आपका जो प्रोटीन है उस पेशेंट के अंदर जो कि कैंसर था, जिससे स्पेशली लाइकोमा जो एक तरीके का कैंसर है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने स्टडी करी, तो हमने देखा कि ऐसी प्रोटीन डेवलप हो रही है, आईजीडी उसके अंदर डेवलप हो रही है। तो ये चीज हमें तब मिली। ठीक है, तो ये काफी बाद में डिस्कवर हुई, स्पेशली हमने जिसकी स्टडी करी। तो ये आपकी 5 एंटीबॉडीज थी और उनके कुछ फंक्शन थे जो कि अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो और हर चीज आपको बेटर वे में समझ में आ गई हो। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। अगर नए हैं तो कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम आपका लिंक मिल जाएगा। कंटिन्यू